Hey guys, welcome back to a new lecture series CGPSC Tech for ECF presented by Pride Ventures Academy। आज का ये हमारा प्रोबेबली सेकेंड लेक्चर है फॉरेस्ट्री के लिए। आज हम अपने इस लेक्चर में जिन टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं वो हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। में हमने देखा था, कल हमने टोटल चार पार्ट्स को हमने ब्रीफली डिस्कस किया था। आज के हम अपने इस लेक्चर में बाकी बचे हुए चार पार्ट्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे, यानी कि फंक्शन के बारे में देखेंगे कि हम किस तरह फंक्शन के बेसिस पे फॉरेस्ट को क्लासिफाई करते हैं, लीगलिटी की बेसिस पे ग्रोइंग स्टॉक क्या होता है, और इकोलॉजिकल और इकोसिस्टम बेसिस में हम फॉरेस्ट को किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं वो हम देखेंगे। फिर हमारा ये जो सब्जेक्ट है फॉरेस्ट्री, वो आखिर हम इस सब्जेक्ट में किस बारे में पढ़ते हैं और ये किससे रिलेटेड है, आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे और क्लासिफाई करेंगे फॉरेस्ट्री को। डियर व्यूअर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो के लेक्चर के एंड में मैं एमसीक्यूज भी डिस्कस करूँगी और साथ ही साथ आप लोगों के लिए भी एमसीक्यू दूंगी सॉल्व करने के लिए, जिसका आपको आंसर जो है हमारे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर बताना है। और एक बात और कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हम ये जो लेक्चर सीरीज लेकर आए हैं ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वारीज आ रही थी कि मैम आप बाद में ये जो लेक्चर्स हैं वो पेड तो नहीं कर देंगे। नहीं, यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स हैं जो मैंने देखा, जो कि 2-4 दिन की डेमो क्लासेस दे रहे हैं आपको, और उसके बाद वो आप लोगों के लिए पेड लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं। बट मैं आपको बता रही हूँ कि पेपर नंबर 2 का हम पूरा सिलेबस कोशिश करेंगे कि पूरा सिलेबस अच्छे से कवर अप हो, और आपको ये जो सारे लेक्चर्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। प्लस हम आपको टेलीग्राम पर नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा हमने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का जो दैट इज व्हाट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस एंड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसके आपको नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए हुए हैं इंग्लिश एज वेल एज हिंदी मीडियम के लिए। ठीक, तो आप लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, आप रिस्पॉन्स करते जाइए, बस आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। और एक बात डियर व्यूवर्स, आप ये कहते हैं हिंदी हिंदी हिंदी, मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ, आप लोग प्लीज बुरा मत मानिएगा। डियर व्यूवर्स, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है और चीज़ों को याद रखना है। इसमें हिंदी जैसा कोई बात ही नहीं आता। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये कोई मेंस का एग्जाम नहीं है कि आपको आंसर राइटिंग करना है या आपको अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स सुधारनी है, राइट? आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कंसेप्ट्स में अपने फैक्ट्स को डेवलप करना है और उन सारे फैक्ट्स को आप नोट डाउन करते जाइए। प्लस मैं आपको जब लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ तो मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताती जा रही हूँ कि किस तरीके के एमसीक्यूज आपको पूछे जा सकते हैं। जिस प्रकार मैंने क्या किया कि आईकार का जो पेपर होता है ICAR, वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है। तो मैंने उस पेपर की भी स्टडी की, उस एग्जाम को भी मैंने डीपली एनालिसिस किया। इनफैक्ट उसमें भी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हमारे एग्जाम में, ACF एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन डिजाइन कर सकता है एग्जामिनर, मैंने उस तरीके से सोच के आप लोगों को ये भी बता दिया है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। प्लस और जो व्यूअर्स की क्वेरीज आ रही थी कि मैम आप जो भी टॉपिक डील करते हैं तो वो हमारे सिलेबस का कौन सा टॉपिक है, आप उसे मेंशन कीजिए। सबसे पहली बात तो ये कि कल हमारा फॉरेस्ट्री का सबसे पहला लेक्चर था। अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को पहली बार पढ़ रहे हैं तो जब तक आपको उसका बेसिक टर्मिनोलॉजीज ही नहीं पता होगा तो आप आगे की चीजें कैसे डील करेंगे, राइट? तो मैंने क्या किया, कल का जो पहला लेक्चर था वो कंप्लीटली बेसिक लेक्चर था, क्योंकि अभी अभी ये सिलेबस में एड ऑन हुआ है ये सब्जेक्ट। तो डेफिनेटली सी बात है कि आपको बेसिक से क्वेश्चन जरूर पूछेगा और ज्यादा क्वेश्चन जो है वो ज्यादा हाईफाई या एडवांस लेवल के नहीं होंगे। जिस प्रकार हमें इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसके बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ना होता है, अगर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हमें अल्फाबेट्स को पढ़ना होता है, तो वैसे ही कल का और आज का जो हमारा लेक्चर है वो कम्प्लीटली बेसिक लेक्चर है। कल से हम आपका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज योर सिल्वीकल्चर, उस पर हम ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब आज के हम अपने इस लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि आप इस फॉरेस्ट को किस तरीके से अपनी यूटिलाइजेशन की वजह से आप क्या कर रहे हैं कि
फॉरेस्ट को पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो आपका जो है दो पर्पस या दो आपके मुद्दे हो सकते हैं। पहला तो क्या कि आपको फॉरेस्ट को क्या करना है, बचाना है, वाइल्ड लाइफ को आपको बचाना है। तो पहला जो मुद्दा हो गया या पहला जो फंक्शन हो गया वो क्या हो गया, प्रोटेक्शन। मतलब आप क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और इस वजह से आप क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, फॉरेस्ट लगा रहे हैं। ठीक। दूसरा क्या हो गया, प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको फॉरेस्ट जो है वो आपको डेली लाइफ जीने के लिए आपको प्रेरित कर रही है। मतलब आप वहां से अपनी यूजफुल चीजें जो है वहां से आपको उपलब्ध कराई जा रही है। तो वो क्या हो गया, यहाँ पर आप अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को ग्रो कर रहे हैं। तो इसी बेसिस पे क्या हुआ कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और क्या किया गया, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में निकाली गई। ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट डाउन कीजिए। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो कि कब लाई गई, 1952 में लाई गई। तो उसके मुताबिक फॉरेस्ट को 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट, फॉरेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी निकाली गई। कब, 1952 में, फॉरेस्ट के फंक्शन को देखते हुए। और उसको उसने कितने पार्ट्स में बांट दिया, 4 पार्ट में। ठीक। अब देखते हैं क्या क्या था। पहला तो था आपका प्रोटेक्शन फॉरेस्ट, फिर नेशनल फॉरेस्ट, थर्ड विलेज फॉरेस्ट और फोर्थ है आपका ट्री लैंड। ठीक। अब इन फॉरेस्ट का फंक्शन या इनको क्लासिफाई करने का पर्पस क्या था। सबसे पहले तो हम बात करते हैं नेशनल फॉरेस्ट की। अगर मैं नेशनल फॉरेस्ट की बात करूं तो नेशनल फॉरेस्ट को डेवलप करने की जरूरत क्यों पड़ी, नेशनल इंटरेस्ट पर्पस के लिए, जैसे डिफेंस के लिए फॉरेस्ट लगा दिया, राइट। या तो आपको किसी कंट्री मतलब आउटसाइडर को अंदर आने से रोकना है तो आपने बहुत ही घने जंगल लगा दिए डिफेंस के पर्पस से, राइट। फिर क्या हुआ, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, ठीक, वाटर कंजर्वेशन करने के लिए। ठीक। तो ये क्या हो गया, मतलब नेशनल इंटरेस्ट के लिए अगर आप फॉरेस्ट डेवलप कर रहे हैं तो वो आपका क्या कहला गया, नेशनल फॉरेस्ट कहला गया। ठीक। फिर थर्ड है हमारा विलेज फॉरेस्ट। विलेज फॉरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि विलेज लाइफ को फुलफिल करने के लिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा देश गांवों का देश है, राइट। तो विलेज पीपल्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो किस पे बेस्ड होती है, उनकी जो लाइफ होती है वो फॉरेस्ट पे बेस्ड होती है। तो अपनी डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए, विलेज की डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो फॉरेस्ट लगाए गए अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, तो उन फॉरेस्ट को क्या कह दिया गया कि वो क्या है, विलेज फॉरेस्ट है। ठीक। फिर आपका क्या है, फोर्थ, ट्री लैंड। ट्री लैंड का मतलब क्या हुआ कि ये फॉरेस्ट ना हो कि क्या है, सिर्फ ट्री है। लैंड में जो ट्रीज हैं जो कि स्कैटर हुए हैं यानी कि फैले हुए हैं, तो उनको क्या कह दिया गया कि वो क्या है, ट्री लैंड है। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो तीनों पार्ट्स हैं, ये जो तीनों कैटेगरीज है आपकी, दैट इज व्हाट, नेशनल फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट और ट्री लैंड, ये आपके किस कैटेगरी में आ गई, प्रोडक्शन फॉरेस्ट की कैटेगरी में आ गई, है ना। अभी हमने देखा कि फंक्शन के बेसिस पे हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, एक तो आपका हो गया प्रोटेक्शन और दूसरा हो गया आपका प्रोडक्शन। तो ये तीनों आपकी किस कैटेगरी में आ गई, प्रोडक्शन फॉरेस्ट की कैटेगरी में आ गई, और ये जो है वो आपका क्या हो गया, प्रोटेक्शन फॉरेस्ट। मतलब अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, तीनों तरीके से आप फॉरेस्ट में आप क्या कर रहे हो, अपनी जरूरतों के लिए काम कर रहे हो, लेकिन फॉरेस्ट को बचाना भी तो जरूरी है। तो अब आप फर्स्ट वाला जो किसके अंदर आ गया, वो आ गया आपके प्रोटेक्शन फॉरेस्ट के अंदर आ गया। सिमिलरली क्या हुआ कि जब नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 आई, तो वैसे ही नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर यानी कि एनसीए का भी डेवलपमेंट हुआ 1976 में। अब अच्छा, पहले एक चीज, यहाँ से आपको किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 से, कि आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट पॉलिसी कितने टाइप के फॉरेस्ट हैं। तो अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट पॉलिसी कितने टाइप की फॉरेस्ट है, 4 टाइप के। ठीक। अब एक और आपको दे सकता है कि आपको कुछ फॉरेस्ट के नाम दे दिए, सपोज प्रोटेक्शन फॉरेस्ट, सोशल फॉरेस्ट, वैल्यूएबल फॉरेस्ट, ट्री लैंड या पास्चर, इसको हम पास्चर भी बोलते हैं, PASTURE,
RE, पास्चर भी कहते हैं, ठीक। और पूछ लिया कि इन चारों में से कौन सा फॉरेस्ट का टाइप नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, ट्री लैंड या पास्चर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं। तो क्या हुआ, जब 1952 की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई, उसके बाद आपका क्या आया 1976 में, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, ठीक। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकता है कि नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर का गठन कब हुआ, तो 1976 में हुआ। अब क्या हुआ, एनसीए से क्या हुआ, दो क्वेश्चन रिलेटेड है, एनसीए से आपको दो क्वेश्चन रिलेटेड है। पहला तो ये, या आप ऐसा समझिए कि एनसीए का गठन क्यों करना पड़ा, तो इसके लिए दो सवाल उठे। पहला तो ये कि इंडिया में जो एग्रीकल्चरल इशू थे, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि 1965 में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, बट वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाया। तो इसके ठीक 6 साल बाद एक कमिटी बनाई गई, और वो कौन सी कमिटी थी, आपका एनसीए, ठीक। फिर क्या हुआ, 1976 में उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, सबसे पहली रिपोर्ट सबमिट की, और इस रिपोर्ट में इसने दो चीजें बोली। पहले तो ये समझिए कि 1965-66 के टाइम पे पंचायत राज सिस्टम आया था, तो उस सिस्टम से फॉरेस्ट के साथ बहुत सारे इश्यूज हुए। पहला तो ये कि उस टाइम पे फॉरेस्ट पे स्टेट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू 1935 एक्ट, ठीक। पहला तो ये था कि उस टाइम पे जो फॉरेस्ट थे वो स्टेट सब्जेक्ट होते थे अकॉर्डिंग टू 1935 एक्ट। तो एनसीए ने 1976 में फॉरेस्ट को स्टेट सब्जेक्ट से उठाकर कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया, ठीक। उन्होंने क्या बोला कि अब चूंकि जो फॉरेस्ट है वो उनको देख रेख करने का मतलब फॉरेस्ट की जो जिम्मेदारी थी वो किसकी थी, पूरी की पूरी स्टेट गवर्नमेंट की थी, ठीक, अकॉर्डिंग टू 1935 एक्ट। तो एनसीए ने क्या किया 1976 में, स्टेट सब्जेक्ट से उठाकर उनको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया, जिससे सेंट्रल भी उस पर लॉ बना सके। और ऐसा बोलने के बाद फॉरेस्ट को, अब उन्होंने ऐसा बोल दिया तो उसके बोलने के बाद फॉरेस्ट को उनको क्लासिफाई भी तो करना पड़ेगा, ठीक। तो उन्होंने तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया। पहला उन्होंने क्या बोला, प्रोटेक्शन फॉरेस्ट, ठीक। जैसे एनवायरमेंट वाला फॉरेस्ट पॉलिसी आता है जिसमें 33% एम है कि सारा जो फॉरेस्ट का जो ऑल ओवर परसेंटेज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए, ठीक। फिर क्या आया हमारा प्रोडक्शन फॉरेस्ट, जिससे हम क्या कर सके, अपनी फुलफिलमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, ठीक। और फिर आया आपका सोशल फॉरेस्ट। सोशल फॉरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि सोसाइटी जो है, ठीक, सोसाइटी क्या कर रही है, फॉरेस्ट को हार्म करती है अपने नीड्स को पूरा करने के लिए, ठीक। तो उन्होंने क्या किया, उस सोसाइटी को जो है सोशल फॉरेस्ट की कैटेगरी में डाल दिया गया, जो कि लिविंग एरिया के आसपास ही फॉरेस्ट डेवलप कर दिए गए और उन्हें सोशल फॉरेस्ट कह दिया गया ताकि वो उसे हार्म ना पहुंचाए। इंडिया में क्या हुआ था कि 1976 में ही सबसे पहला सोशल फॉरेस्ट डेवलप किया गया। उस समय इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी। गुजरात वाज द फर्स्ट स्टेट जहां पर ये सोशल फॉरेस्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया। तो इससे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि विच वाज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट सोशल फॉरेस्ट्री। तो आंसर है आपका गुजरात। कब किया गया, 1976 में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, लीगलिटी और स्टैट्यूटरी के बेस में फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन। तो अगर हम लीगलिटी के बेसिस में फॉरेस्ट को क्लासिफाई करें तो हम उनको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, अकॉर्डिंग टू इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के बेसिस में और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बेसिस पे, ठीक। अगर हम अच्छा, ये जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 था, सेम ऐसा ही एक एक्ट जो है 1980 में भी आया, जो कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी लेकर आई थी, ठीक। अच्छा चलिए, वैसे तो आप ये जो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इन दोनों को हम ब्रीफली पढ़ेंगे आपके फॉरेस्ट लेजिस्लेशन वाले टॉपिक में, जो आपकी सिलेबस का लास्ट टॉपिक है, उसमें हम ब्रीफली कवर करेंगे, ठीक। तो पहले ये देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट को तीन कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया, ठीक। तो पहला ये समझिए कि जैसा कि आपको पता है कि ये जो
एक्ट्स होते हैं, ये एक्ट का डेवलपमेंट कब हुआ? 1927 में। ठीक, तो इसमें टोटल 9 चैप्टर्स थे। आपको ये याद रखना है कि आपको पूरे 9 चैप्टर्स तो याद नहीं रखने हैं, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कौन से चैप्टर में कौन सा फॉरेस्ट आता है, क्योंकि हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन फॉरेस्ट एक्ट उन्होंने 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया, रिजर्व, विलेज और प्रोटेक्टेड। ठीक, तो रिजर्व फॉरेस्ट किस चैप्टर में आता है, विलेज फॉरेस्ट किस चैप्टर में आता है और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट किस चैप्टर में आता है। इससे भी आपको डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम रिजर्व, विलेज और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को समझते हैं। ऐसा समझिए कि ये कोई गांव है। ठीक, अब ये कोई गांव है तो इस गांव के आसपास जो है वो पेड़ पौधे होंगे, फॉरेस्ट होगा। ठीक, तो अब ये गांव को अपना जीवन यापन करने के लिए यहाँ से लकड़ियां मिल जा रही हैं। ठीक, तो अब क्या हुआ, ये इसको क्या कह दिया गया कि ये कौन सा फॉरेस्ट हो गया? विलेज फॉरेस्ट। अब इस गांव से दूर यहाँ पर कोई एक फॉरेस्ट है। ठीक, तो इस फॉरेस्ट को अब क्या कर दिया गया? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कह दिया गया। इसका मतलब क्या कि यहाँ के जो गांव वाले हैं वो यहाँ से अपना जो है जीवन यापन नहीं कर सकते, यहाँ पर उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो इसको क्या कर दिया सरकार ने, गवर्नमेंट ने इसको क्या कह दिया कि ये क्या हो गया? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो गया। ठीक, अब क्या बचा? ये जो बीच वाला एरिया, तो ये जो बीच का जो एरिया आया ये आपका क्या हो गया? रिजर्व फॉरेस्ट हो गया। ये आपका क्या हो गया? रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 उन्होंने क्या किया? सबसे पहला अपना फॉरेस्ट जो है वो रिजर्व कर लिया। ठीक, उन्होंने क्या किया? सबसे पहले जो अपना एरिया है उसको, फॉरेस्ट को वो रिजर्व कर लिया और इस वजह से ये कौन से चैप्टर पे आता है? चैप्टर नंबर 2 में। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? अपना फॉरेस्ट जो है वो रिजर्व कर लिया। अपना जगह रिजर्व करने के बाद उन्होंने क्या किया? कुछ फॉरेस्ट जो है वो विलेज, गांव वालों को दे दिया। तो अब वो क्या, वो कौन से आपके चैप्टर में आया? चैप्टर नंबर 3 में। तो आपको ये याद रखना है कि विलेज फॉरेस्ट कौन से चैप्टर में आता है? चैप्टर नंबर 3 में। ठीक, फिर उन्होंने क्या किया कि अब क्या हो गया? अब उन्होंने अपने लिए फॉरेस्ट रिजर्व कर लिया, गांव वालों को फॉरेस्ट दे दिया अपना जीवन यापन करने के लिए। अब हमको क्या करना है? फॉरेस्ट को बचाना भी तो है, क्योंकि अगर फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो हम लोग का तो जीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो अब उन्होंने क्या किया? अब जो बाकी जो फॉरेस्ट बच गया अब उनको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर रख दिया कि ताकि वहां पर कोई भी वाइल्ड लाइफ जो है उनको हार्म ना पहुंचे और मदर नेचर जो है वो भी अच्छे से सब कुछ अच्छे से रहे। ठीक है, नेचर जो है वो मेंटेन रहे। तो इसके लिए वो कौन से चैप्टर में आया? वो चैप्टर नंबर 4 में आया। आपको सिर्फ इतना याद रखना है। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि ये तो हो गया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के बारे में। ठीक, अब देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कैसे हमने फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया। तो अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 उन्होंने फॉरेस्ट को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया। एक तो कंजर्वेशन रिजर्व और दूसरा जो है आपका कम्युनिटी रिजर्व। ठीक, तो इसका भी यहाँ पर बहुत लंबा चौड़ा डेफिनेशन लिखा हुआ है, मैं आपको इसको सरल शब्दों में बताती हूँ। कंजर्वेशन रिजर्व का मतलब क्या हुआ? जैसे यहाँ पर कोई एक नेशनल पार्क है। ठीक, ये एक नेशनल पार्क है और इसके आसपास ये दूसरा नेशनल पार्क है, जैसे कि ये एक और नेशनल पार्क हो गया। ठीक, तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है, यहाँ पर जो जंगली जानवर है, सपोज हाथी है, वो क्या किया? वो यहाँ के नेशनल पार्क से घूमते 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 ये वाले नेशनल पार्क तक आ गया। भाई वो तो हाथी है ना, उसको थोड़ी ना पता है कि इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, वो तो आराम से विचरण कर रहा है, घूम रहा है। ठीक, तो अब क्या हुआ? सरकार ने देखा कि हाथी जो है, हाथियों का जो झुंड है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो आए दिन जो है वो घूमते फिरते रहते हैं। फिर क्या हुआ कि ये वाला जो पार्ट आया, ठीक, यहाँ पर जो पार्ट आया, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई रामू काका की जमीन है, यहाँ पर जहाँ पर वो खेती किसानी करते हैं। ठीक, रामू काका की जमीन है यहाँ पर। तो अब क्या हो रहा है कि हाथी यहाँ से चलकर आ रहे हैं और यहाँ से जा रहे हैं, तो सरकार ने क्या किया? इस एरिया को अपने अंदर ले लिया। ठीक, इस एरिया को अपने अंदर ले लिया ताकि ये जो वाइल्ड लाइफ है उनको हार्म ना पहुंचे, उनको कोई डिस्ट्रक्ट ना कर सके।
तो उसको उन्होंने क्या कह दिया, कम्युनिटी रिजर्व कह दिया, और ये आपका क्या हो गया, कंजर्वेशन रिजर्व। तो यही आपका क्या होता है, कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व। हमने ऑलरेडी कम्युनिटी रिजर्व के बारे में अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है, जो कि पंजाब में है। ठीक, अच्छा, एक चीज आपको जो और याद रखनी है, जिससे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो ये है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है, इट वाज अमेंडेड इन 2002। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इट वाज अमेंडेड इन 2002। सेक्शन 36A फॉर डिक्लेयरिंग कंजर्वेशन रिजर्व एंड 36C फॉर कम्युनिटी रिजर्व। तो यहां से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व कौन से सेक्शन में है। ठीक, तो देखिए ये क्या है, 36A। कंजर्वेशन रिजर्व किस में है, 36A में है, और कम्युनिटी रिजर्व किस में है, 36C में है। आपको ऐसे याद रखना है इसको कि पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच 36 का आंकड़ा है, AC आंकड़ा। ठीक, 36 का आंकड़ा है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ये ट्रिक है याद रखने की। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ग्रोइंग स्टॉक। अगर मैं ग्रोइंग स्टॉक की बात करूं तो ग्रोइंग स्टॉक का मतलब क्या होता है। ठीक, तो ग्रोइंग स्टॉक से, अच्छा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि आई कार्ड में कई बार इससे क्वेश्चन जो है वो पूछा गया और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो इसको ऐसे समझते हैं कि सपोज मेरे पास 1 हेक्टेयर की जमीन है। ठीक, मेरे पास 1 हेक्टेयर की जमीन है। मैंने क्या किया, इस वाले एरिया में 100 पौधे लगा दिए और यहाँ पर ऐसे 100 पौधे लगा दिए। तो टोटल कितने हो गए, 10,000 पौधे रोप दिए मैंने। ठीक, तो अब क्या हुआ कि अब अगर मैंने यहाँ पर 10 ईयर का रोटेशन पीरियड ले लिया है और 10 साल बाद आप वहां पर जाते हो और आपको वापस से 100 के 100 पेड़ मिल जाते हैं। ठीक, ये 1 हेक्टेयर की जमीन है मेरी, मैंने यहाँ पर 100 पेड़ रोप दिए और इस तरफ 100 पेड़, तो टोटल 10,000 पेड़ हो गए। तो अब मैंने क्या किया, 10 साल का मैंने रोटेशन पीरियड ले लिया। ठीक, 10 साल के बाद मैं वहां पर गई और मैं देखती हूँ कि पूरे के पूरे 100 पेड़ जो हैं वो अभी तक हैं, मिल गए। ठीक, तो क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ कि जब मुझे पूरे के पूरे 100 पेड़ मिल गए तो मैं उसे क्या कहूंगी, फुल्ली स्टॉक। मैं उसे क्या कहूंगी, फुल्ली स्टॉक। ठीक, मतलब एक भी पेड़ क्या है, कम नहीं हुए, 100 के 100 हैं। ठीक, अगर मान लो कि 100 से वो 120 हो गए, 100 से अगर वो क्या हो गए, 120 हो गए, तो मैं उन्हें क्या कहूंगी, ओवर स्टॉक। ठीक, अब अगर मान लो कि 100 से वो 90 हो गए, तो मैं उन्हें क्या कह दूंगी, अंडर स्टॉक। ठीक, तो इस तरीके से हम ग्रोइंग स्टॉक को देखते हैं और ग्रोइंग स्टॉक के बेसिस पे हम इसे नॉर्मल और एबनॉर्मल फॉरेस्ट में काउंट करते हैं। ठीक, तो अब स्टॉक क्या है आप समझ गए, फुल्ली स्टॉक, ओवर स्टॉक, अंडर स्टॉक। ठीक, और भी क्राइटेरियाज होते हैं जिस तरीके से हम नॉर्मल और एबनॉर्मल फॉरेस्ट को कैटेगराइज करते हैं, जिसे हम ट्रिनिटी ऑफ नॉर्म्स कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है ट्रिनिटी ऑफ नॉर्म्स। ठीक, किसी एज ग्रुप में रोटेशन के बाद कितने पेड़ हैं, अगर उतने ही पेड़ हैं तो नॉर्मल है, नहीं है तो एबनॉर्मल है। ठीक, इस टॉपिक को हम फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाले में अच्छे से डील करेंगे। आपको यहाँ पर मैंने ऊपर ऊपर से आइडिया दे दिया है, क्योंकि अभी हम सिर्फ बेसिक डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपकी नींव अच्छी होगी तो आपका जो बिल्डिंग है, फाउंडेशन आपका स्ट्रांग होगा, तो बिल्डिंग भी जो है काफी स्ट्रांग होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इकोलॉजिकल और इकोसिस्टम बेस्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट है डियर व्यूअर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेटली देख लीजिएगा कि इससे आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे इस साल। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस तरीके का क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो इट वाज गिवन बाय चैंपियन एंड सेठ इन 1968। ये आपको ट्रिपल स्टार यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं डिफरेंट स्टेट्स के एसीएफ एग्जाम में। ये वाला जो क्वेश्चन है 3 से 4 बार पूछा जा चुका है, तो हो सकता है इस बार छत्तीसगढ़ के एसीएफ एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ लें कि इकोलॉजिकल और इकोसिस्टम बेस्ड फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन किसने दिया था। तो चैंपियन एंड सेठ ने दिया था इन 1968। ठीक, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट को 5 मेजर ग्रुप्स में बांट दिए।
उन्होंने क्या किया, इंडियन फॉरेस्ट को 5 मेजर ग्रुप्स में बांट दिया और फर्दर डिवाइड कर दिया इनटू 16 टाइप्स। ठीक, अगर हम इसके सब टाइप्स की बात करें तो वो 160 170 चले जाते हैं, 160 से 170 के बीच में है। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो इंडियन फॉरेस्ट को 5 मेजर ग्रुप्स में बांटा और 5 मेजर ग्रुप्स को अगेन डिवाइड किया 16 टाइप्स में। अब बात आती है कि क्या आपको इन 5 मेजर ग्रुप और 16 टाइप्स को याद रखना है? तो बिल्कुल याद रखना है डियर व्यूवर्स, क्योंकि आपको किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से मैं अभी आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए कि ग्रुप 1 से ग्रुप 7, ये 7 है, मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। ठीक, ग्रुप 1 से ग्रुप 7 है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहला मेजर ग्रुप जो है आपका वो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ठीक, वो है आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इसमें आपको देखने को मिलेगा वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर आपको ट्रिपल स्टार दिख रहा है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। लिटोरल एंड स्वाम्प, लिटोरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट, ये आपको कोस्टल एरिया में मिलते हैं। ऐसे फॉरेस्ट आपको कहाँ पर मिलते हैं? कोस्टल एरिया में, और यहीं पर आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट पे मिलते हैं। और इसको हम मैनग्रोव फॉरेस्ट जब हम डिस्कस करते रहेंगे मैनग्रोव फॉरेस्ट्री, तो उसको हम और ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ग्रुप 5 है आपका ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि छत्तीसगढ़ किस तरीके का फॉरेस्ट है? छत्तीसगढ़ ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, तो इससे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो वो है आपका ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। फिर है हमारा ग्रुप 6 ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, राजस्थान, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट यानी कि राजस्थान। फिर है आपका ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट जो है, ठीक, वो सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सबसे मेजॉरिटी कंपोनेंट है ये पूरी इंडिया में। सबसे मेजॉरिटी कंपोनेंट में आपको क्या मिलेगा? ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। तो इससे आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इंडिया में वो कौन सा फॉरेस्ट है जो सबसे मेजर पार्ट कवर करता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। अच्छा, चलिए ग्रुप 2 देखिए, ये आपका माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। ठीक, 8, 9, 10 यहाँ पर आप देख लीजिए, माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट 11, 12, 13, 14। अच्छा, इसमें जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है पाइन फॉरेस्ट। अब आपको मैं बताती हूँ कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। सपोज आपको क्या किया, ये नाम दे दिया पहला, दूसरा ये नाम दे दिया और तीसरा ये नाम दे दिया। अब आपको पूछेगा कि ये कौन से ग्रुप के कॉम्बिनेशन है। ठीक, अब आपको पूछेगा कि ये कौन से ग्रुप के कॉम्बिनेशन है, तो आपको ऑप्शन में दे देगा 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसा। अब यहाँ पर उसने कैसा कॉम्बिनेशन बनाया है? 8, 13 और 14 का। 1, 2, 3 आपको ये दोनों नाम दे देगा, माउंट सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्स फॉरेस्ट, माउंटेन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक, और थर्ड सबल्पाइन फॉरेस्ट, इस तरीके से। तो अगर आपको याद है कि ग्रुप 8 में कौन था? माउंटेन सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्स फॉरेस्ट, तो आपको याद आ जाएगा कि कौन सी जोड़ी पेयरिंग करना है आपको, कि कैसी पेयरिंग बना रहा है। तो यहाँ पर कैसी पेयरिंग बना रहा है? ये 8, 13 और 14 की पेयरिंग बना रहा है। इस तरीके से आपको इन 16 ग्रुप से क्वेश्चन जो है वो बना के पूछ सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा फॉरेस्ट्री। अब हमारा जो सब्जेक्ट है फॉरेस्ट्री, उसके बारे में देखते हैं कि फॉरेस्ट्री आखिर क्या होता है। फॉरेस्ट्री ठीक एग्रीकल्चर की तरह ही है। फॉरेस्ट का अगर जैसे हम देखें, क्या हुआ कि यहाँ पर हमने क्या किया? प्लांटेशन किया। ठीक, यहाँ पर आप देख रहे हैं मैन ने क्या किया? प्लांटेशन किया, वो ग्रो हुआ, ग्रो होने के बाद हमने फिर अपनी ज़रूरतों के लिए उसको काट लिया, हार्वेस्ट किया और फिर उनका अच्छे से इस्तेमाल कर लिया, इफेक्टिवली उसे यूज कर लिया। तो यहाँ पर हम बेसिकली फॉरेस्ट की क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एग्रीकल्चर किया जाता है। ये आपको दिख रहा है, ये पूरा फॉरेस्ट साइकिल है। अगर हमने फॉरेस्ट ग्रो किया है तो उसके और भी यूजेस हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहा है
है ना, और जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखेगा, रेनफॉल, बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाएंगे इसके। तो यही क्या है, आपका फॉरेस्ट्री है। ठीक, अच्छा, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाइल्ड लाइफ को। जब हम फॉरेस्ट्री की बात करते हैं तो हम सिर्फ पेड़ पौधे जंगल इन्हीं की ही बात करते हैं, वन, और उसके यूजेस क्या है, हम जनरली जो है वाइल्ड लाइफ को भूल जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो पिक्चर है, ये बर्ड, ये वाइल्ड लाइफ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए आप, द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑल दैट constitutes the creation, conservation and scientific management of forest and utilization of their resources। मतलब हम किस तरीके से प्लांटेशन करते हैं, उनके बड़े होने के बाद उनको काटते हैं, उनकी हार्वेस्टिंग करते हैं और अपने लिए इफेक्टिवली उनको यूज करते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, फॉरेस्ट्री कहलाता है। मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि डेफिनेशन से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको सीधे सीधे ये जो डेफिनेशन है उसको कॉपी पेस्ट कर देगा और आपको ऑप्शन दे देगा कि ये डेफिनेशन किसका है, और ऑप्शन दे देगा फॉरेस्ट्री, सिल्वीकल्चर, और क्या दे सकता है, मेंसुरेशन, ठीक, और ऐसे आपको दे देगा और आपको सीधे सीधे किस पे टिक करना है, फॉरेस्ट्री पे। तो इस तरीके से आपको डेफिनेशन से जो है वो क्वेश्चंस पूछ सकता है। चलिए, अब फॉरेस्ट को क्लासिफाई करते हैं। अगर मैं फॉरेस्ट को क्लासिफाई करूं तो सबसे पहले हम इंटेंसिटी ऑफ मैनेजमेंट की बेसिस में फॉरेस्ट को क्लासिफाई करते हैं। अगर इंटेंसिटी ऑफ मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो पहला है हमारा इंटेंसिव फॉरेस्ट्री और दूसरा है हमारा एक्सटेंसिव फॉरेस्ट्री। इंटेंसिव फॉरेस्ट्री को आप या और एक्सटेंसिव फॉरेस्ट्री को आप इस तरीके से समझिए कि यहाँ पर एक जमीन है, एक फार्मर है, एक किसान है, लेट्स से कि वो छत्तीसगढ़ का फार्मर है, ठीक, उसकी एक जमीन है और यहाँ पर ये पंजाब की जमीन है, ठीक, यहाँ पर पंजाब का किसान है, ठीक। तो अब क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ का जो फार्मर है वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रॉप उगाता है, ठीक, वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रॉप उगाता है। लेकिन पंजाब का जो किसान है वो क्या करता है, वो 3 क्रॉप लेता है। क्या करता है, वो साल में 3 क्रॉप लेता है। तो क्या हुआ कि ये जो आप देखेंगे कि ज्यादा फायदा जो है वो किसको हो रहा है, मतलब ज्यादा इस्तेमाल किसके लिए आ रहा है, वो है ये, क्यों, पंजाब वाला किसान का। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, 3 क्रॉप ले रहा है ना, राबी, खरीफ और सब तीनों क्रॉप ले रहा है वो, ठीक। तो जो इंटेंसिव फॉरेस्ट्री जो होती है वो क्या होती है, जो ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंटेंसिव फॉरेस्ट्री। तो वो आपका क्या हो गया, वो कौन ले रहा है, पंजाब वाला किसान। और जनरली देखा जाए तो इंटेंसिव फॉरेस्ट्री जो होती है वो छोटे एरिया के लिए होती है। क्यों, क्योंकि अगर इसका लैंड छोटा है, इसकी जमीन छोटी है, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स जो है वो ले सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर ये जो छत्तीसगढ़ का किसान है, सपोज इसके पास 500 हेक्टेयर जमीन है, ठीक, 500 हेक्टेयर जमीन है, तो क्या ये हर बार 3-3 क्रॉप ले सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि इसका लैंड जो है वो काफी बड़ा है। अगर लैंड बड़ा है तो ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ साल में एक ही क्रॉप लेगा और बैठ के खाएगा। लेकिन पंजाब वाला क्या है, इसके पास क्या है, सपोज 5 हेक्टेयर है, तो ये क्या कर सकता है, इसकी वो 3 क्रॉप ले सकता है क्योंकि ये काफी आसान है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इसके पास 500 हेक्टेयर जमीन है तो बड़ा है, तो इसको क्या, इसके लिए क्या फायदा होगा कि वो एक ही क्रॉप ले और साल भर बैठ के खाए। तो ये किसके का, ये क्या हो गया, जो छत्तीसगढ़ के किसान जो कर रहा है वो क्या हो गया, एक्सटेंसिव फॉरेस्ट्री हो गई, जो कि किसके लिए बड़ी, जो किसके लिए यूजफुल होते हैं, बड़े जगह के लिए। और इंटेंसिव फॉरेस्ट्री क्या हो गई, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा क्रॉप ले रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, इट इज यूजफुल फॉर स्मॉल एरिया। तो ये आपका होता है इंटेंसिव फॉरेस्ट्री और एक्सटेंसिव फॉरेस्ट्री, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ठीक, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव से फॉरेस्ट्री का क्लासिफिकेशन। तो पहला है हमारा प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री। अगर हम प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री की बात करें तो मतलब क्या हुआ कि हम किसी ऑब्जेक्टिव, हमारा कोई पर्पस है, हमारा कोई एम है कि हम किसी चीज को बचाना चाहते हैं या किसी फैक्टर को रोकना चाहते हैं और इस वजह से हम जो है फॉरेस्ट्री कर रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दे दूं, चंबल में फॉरेस्ट्री क्यों की जाती है, सॉइल इरोशन को रोकने के लिए,
चंबल में फॉरेस्ट्री क्यों की जाती है? सॉइल इरोशन के लिए। तो सॉइल इरोशन को रोकने के लिए। तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया फॉरेस्ट्री करने का? कि वो सॉइल इरोशन को रोकना चाहते हैं। ठीक। अब दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली क्यों फॉरेस्ट्री करना चाहता है? पॉल्यूशन को कम करने के लिए। ठीक। तो ये क्या हो गया? प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री। फिर बात आती है यहाँ पर प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री की। तो अगर हम प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री की बात करें तो इसको हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। एक होती है कमर्शियल फॉरेस्ट्री और दूसरी होती है इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री। तो कमर्शियल फॉरेस्ट्री को समझने से पहले आप ये समझिए कि अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को देखें, ठीक है, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल को समझने के लिए पहले हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखनी पड़ेगी। अगर हम इकोनॉमी की जनरली 3 मोड देखें तो उसके 3 मोड क्या-क्या होते हैं? एक तो होता है सबसिस्टेंस। ठीक। सबसिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि आदमी काम केवल इसलिए कर रहा है कि वो जिंदा बना रहे, है ना, जिंदा रहने के लिए काम कर रहा है। उसके मन में और कोई लालच नहीं है। वो सिर्फ ये चाहता है कि वो अपने खर्चे चला सके। तो ये पहला फैक्टर हो गया, पहला मोड हो गया किसका? इकोनॉमी का। सेकंड मोड आता है हमारा कमर्शियल। सेकंड मोड आता है हमारा कमर्शियल। कमर्शियल का मतलब क्या हुआ? कमर्शियल का मतलब ये हुआ कि जहां पर आदमी अपनी लाइफ के साथ साथ अपनी फैमिली की जरूरतों के बारे में भी सोच रहा है। ठीक। उसके साथ साथ वो क्या सोच रहा है कि अगर मेरी फैमिली सारी अगर मेरी जरूरतें पूरी हो रही है, उसके बाद थोड़े बहुत पैसे जो है वो बच जाएं जिससे मैं अपनी पर्सनल नीड्स जो है वो पूरी कर सकूं। ठीक। अगर उसको थोड़ा फायदा हो जा रहा है तो वो बहुत खुश है। ये बात हो गई किसकी? कमर्शियल इकोनॉमी मोड की। थर्ड है हमारा इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये कंप्लीटली जो है वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हो गया। ठीक। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि उत्तराखंड। ठीक। उत्तराखंड में जो है वहां के लोग जब किसानी करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो अपने मतलब बड़ा घर, ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए वहां पर किसानी करते हैं। नहीं, उत्तराखंड में क्या करते हैं वो लोग जब एग्रीकल्चर करते हैं, किसानी करते हैं, तो वो सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स, खाना, कपड़ा, रोटी कपड़ा और मकान मिल सके, बस इसके लिए उन लोग क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं। तो ये किस मोड पे आ गया? सबसिस्टेंस मोड पे आ गया इकोनॉमी के। SUBSISTENCE। ठीक। फिर अगर हम कमर्शियल की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे गन्ने के खेत का किसान हो गया। अब जो गन्ना जो उगा रहा है किसान, ठीक, तो वो क्या कर रहा है? अब वो ऐसा तो नहीं कि गन्ने को क्या बोलते हैं अपने घर में रखने के लिए कर रहा है, नहीं, वो क्या करेगा? डायरेक्टली सप्लाई करेगा किसको? शुगर इंडस्ट्रीज को। ठीक। अब वो उसकी सप्लाई कहाँ होगी? शुगर इंडस्ट्रीज पे, या जो गन्ना रस बेचने वाले होते हैं उनको सप्लाई करेगा। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है? अपनी कमर्शियल इकोनॉमी मोड हो गई है। कैसे? कि वो अपने घर परिवारों की जरूरत तो पूरी कर रहा है, साथ ही साथ उसको उससे कुछ फायदा भी हो रहा है। तो ये कौन सा मोड हो गया इकोनॉमी का? कमर्शियल मोड हो गया। ठीक। फिर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल मोड की। तो इंडस्ट्रियल मोड पे क्या होता है कि जो जैसे फॉर एग्जाम्पल पंजाब के जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं? आलू की खेती करते हैं और डायरेक्टली वो किसको सप्लाई करते हैं? लेस चिप्स जो होता है ना उसको। तो लेस की चिप्स फैक्ट्री ने ये सब काम किसको दे रखा है? पंजाब के किसानों को, है ना। तो उनकी तो अच्छी खासी इनकम होती है। तो वो इकोनॉमी का कौन सा मोड हो गया? इंडस्ट्रियल मोड हो गया। ठीक। तो ठीक उसी तरह ये तो अब मैं आपको एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही थी। तो अब क्या हम फॉरेस्ट्री की मोड से देखते हैं। अगर हम फॉरेस्ट्री की वे से देखें तो ठीक इसी तरह सबसिस्टेंस में आपका क्या आ जाएगा कि हम सबसिस्टेंस में क्या आ रहा है कि जो आपके फॉरेस्ट है वो गवर्नमेंट ने रखा हुआ है और विलेजर्स जो हैं, गांव वाले जो हैं, वो अपनी जीवन यापन करने के लिए सिर्फ लकड़ियों को जो है वो काट रहे हैं। तो वो क्या आ गया? विलेज फॉरेस्ट्री, है ना। अपना जीवन यापन करने के लिए वो क्या कर रहे हैं? पेड़ों को काट रहे हैं। तो वो कौन सा इकोनॉमी का मोड हो गया? सबसिस्टेंस। ठीक। फिर आता है कमर्शियल मोड। फॉरेस्ट्री का जो कमर्शियल इकोनॉमी मोड आएगा वो क्या होगा कि फार्मर जो है वो किसानी कर रहा है, उसने
क्या कर रहा है, अपना पौधे रोपे, और मेड़ पे उसने क्या कर दिया, पेड़ लगा दिए। ठीक, मेड़ में क्या कर रहा है, वो पेड़ लगा दे रहा है। तो अब जब वो पेड़ लगा रहा है तो पेड़ क्या कर रहा है, पेड़ से उसे क्या फायदा हो रहा है कि उसे टिम्बर मिल जा रहा है, साथ ही साथ वो अपने जो फसल है उसको तो बेच ही रहा है, प्लस वो टिम्बर भी सप्लाई कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, वो उसका कमर्शियल मोड हो गया। कैसे कि उसको फसल से भी पैसे मिल रहे हैं, और फसल के पैसों से वो अपना घर वर चला ले रहा है, और टिम्बर बेच के उसको जो है थोड़ा बहुत फायदा हो जा रहा है। ठीक, अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल मोड की, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी मोड ऑफ फॉरेस्ट्री। तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है सेलिक्स प्लांटेशन। सेलिक्स प्लांटेशन जो कि कहाँ पर होती है, जम्मू एंड कश्मीर में। अब वो क्या करते हैं, स्पेशली सेलिक्स ट्री का प्लांटेशन करते हैं, किस लिए, बैट बनाने के लिए, क्रिकेट बैट बनाने के लिए। तो ये कौन सा पर्पस हो गया, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी पर्पस या इंडस्ट्रियल इकोनॉमी मोड हो गया। ठीक, चलिए अब तीसरा जो है वो है सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब क्या हुआ कि फॉरेस्ट को जानबूझकर डेवलप किया जाता है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ सोसाइटी। जैसे कि अगर हम दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया, तो वहाँ की जो सोसाइटी है वो क्या होती जा रही है, डिग्रेड होती जा रही है, वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है, वहाँ का एटमॉस्फेयर, अब वातावरण जो है वो स्वच्छ नहीं रहा, शुद्ध नहीं रहा। तो अब वहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, सोशल फॉरेस्ट्री को हम क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। कैसे, अगर हम सोशल फॉरेस्ट्री की बात करें तो उसके अभी कितना, 4 टाइप्स होते हैं। अगेन हम 4 टाइप्स में उसको 4 कैटेगरीज में हम कैटेगराइज करते हैं। एक होता है फार्म फॉरेस्ट्री। फार्म फॉरेस्ट्री जो मैंने आपको बताया कि किसान जो है वो किसानी भी करेगा और वहां पर जो है पेड़ पौधे भी लगा देगा, तो क्या होगा कि वातावरण भी शुद्ध हो रहा है। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका फार्म फॉरेस्ट्री, मतलब उस रिहायशी एरिया जहाँ पर आसपास किसान है और जहाँ पर खेती बाड़ी होती है, तो अब खेती बाड़ी करने के साथ साथ वो पेड़ पौधे भी लगाएंगे। ठीक, फिर क्या हो गया आपका रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री। रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री मतलब जैसे आपको पता है कि रायपुर में जो जंगल सफारी है, अगर हम नया रायपुर तरफ जाएं तो वहां पर आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी मिलेगी। ठीक, और जैसे जंगल सफारी, जू वगैरह हो गया, तो वहां पर क्या होगा, ज्यादा पेड़ पौधे होंगे और इससे क्या होगा, एनवायरमेंट जो है वो साफ सुथरा रहेगा। ठीक, तो ये एक तरीके से ये भी क्या हो गया, हमारा सोशल फॉरेस्ट्री हो गया। ठीक, फिर है हमारा क्या, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री का मतलब क्या हुआ कि जो हाईवेज है, हाईवेज वगैरह में हमने क्या किया, पेड़ पौधे लगाए। ठीक, तो हमने हाईवेज में जब पेड़ लगाए तो उससे भी क्या हो रहा है, वातावरण स्वच्छ हो रहा है, शुद्ध हो रहा है एक तरीके से, है ना, और वो किसी ना किसी तरह सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल ही है। तो वो हमारा क्या हो गया, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री हो गया। फिर आता है अर्बन फॉरेस्ट्री। अर्बन फॉरेस्ट्री का मतलब क्या हुआ कि कोई एक बड़ा सा जैसे फॉर एग्जांपल नया रायपुर में जो मंत्रालय है, आप वहां पर देखेंगे मंत्रालय में आसपास जो है काफी ग्रीनरी है, काफी प्लांट्स है। तो कुछ ऐसे कॉर्पोरेट ऑफिसेज बनाना, बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज बनाना, लेकिन साथ ही साथ वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगा देना। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका जो सोसाइटी है वो जो है वो शुद्ध हो रहा है, फ्रेश हो रहा है, और वो कहीं ना किसी तरीके से इकोलॉजी को, एनवायरमेंटल को बैलेंस कर रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट्री को सेकेंड हमने ऑन द बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, कि हमारा कोई एम है और उस एम से हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट्री कर रहे हैं। ठीक, तो आई होप आज का आपको लेक्चर जो है वो सब समझ में आया होगा, आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर पूछ सकते हैं। चलिए अब हम एमसीक्यूज देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज गॉट लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन द कंट्री। ठीक, इंडिया में वो कौन सा राज्य है जिसके पास सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है एरिया वाइज। ठीक, ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। तो आपका आंसर है ए, मध्य प्रदेश। सेकंड है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। आपको यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, और आपको उसको कंपेयर करना है किससे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए। तो पहला दिया हुआ है आपको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनी स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश, ईस्टर्न पार्ट्स, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर हार्डवुड टाइप।
सबसे पहले आपको क्या बोला है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को इंडिया में किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। रेनी स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, जहां पर वेस्टर्न घाट्स का रेनी स्लोप जहां पर ज्यादा बारिश होती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक्सेप्ट कहां पर बोला, अरुणाचल प्रदेश, ईस्टर्न पार्ट्स, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। फिर अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। ठीक, द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर हार्डवुड टाइप। यहाँ पर जो ट्रीज पाए जाते हैं उनके जो वुड होते हैं वो हार्ड होते हैं, हार्डवुड टाइप। तो यहाँ पर आपको कोड दिया हुआ है कि कौन सा सही है। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट, ओनली सेकेंड स्टेटमेंट, ऑप्शन सी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन डी नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, रेनी स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, लेकिन अरुणाचल प्रदेश, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा में नहीं पाए जाते। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपको इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर वेयर द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर नॉट फाउंड। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया पढ़कर गए हैं तो अगर आप वहां पर ये सारे ऑप्शन देखेंगे तो आप उसको ये टिक कर आ जाएंगे। ठीक, तो आपको ये याद रखना है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो मिलते हैं लेकिन अरुणाचल प्रदेश, ईस्टर्न पार्ट्स, वेस्ट बंगाल में नहीं मिलते। ठीक, और कहां पर, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप में। फिर द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर हार्डवुड टाइप। नेक्स्ट है, which of the following state has got largest forest cover in terms of percentage with respect to its geographical area। ठीक, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर करता है। ठीक, तो आपका ऑप्शन है असम, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, मिजोरम। फोर्थ है हमारा, इन डैश India set up a National Forest Commission to review and assess India's policy and law। तो ऑप्शन सी 2002, अभी हमने लेक्चर में डिस्कस किया। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट एक्ट 1878 विच ऑफ द फॉलोइंग वेर कॉल्ड बेस्ट फॉरेस्ट। ठीक, अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट एक्ट 1878 विच ऑफ द फॉलोइंग वेर कॉल्ड बेस्ट फॉरेस्ट, protected forest, village forest, reserved forest or none of these। तो option C is the correct answer, that is what reserved forest। Now ये जो 3 क्वेश्चन है dear viewers, ये आपके लिए है। आपको इन क्वेश्चन के आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर बताना है। क्वेश्चन है, who among the following led the forest revolt in बस्तर। ऑप्शन ए सिद्धू, बिरसा मुंडा, कनू, गुंडाधुर। ठीक, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, द गोंड फॉरेस्ट कम्युनिटी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी जम्मू एंड कश्मीर, डी गुजरात। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो अक्रॉस बस्तर ईस्ट टू वेस्ट। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी नर्मदा एंड ऑप्शन डी इंद्रावती। ओके डियर व्यूअर्स, आज का हम लेक्चर जो है यही वाइंड अप करते हैं। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आज हमने अपने फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट का जो बेसिक था, जो ABCD थी फॉरेस्ट्री चैप्टर की, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। कल से हम आपकी सिलेबस का जो फर्स्ट पार्ट है, दैट इज योर सिल्वीकल्चर, उसको पढ़ेंगे। अगर हम बेसिक्स कवर नहीं करते और डायरेक्ट सिल्वीकल्चर पर कूद जाते तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए हमने पहले बेसिक कवर किया और अब हम आपके पार्ट 7 के फॉरेस्ट का जो सिलेबस है, जो फर्स्ट पार्ट है आपका, दैट इज योर सिल्वीकल्चर, उसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे और उस तरीके से और उस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है वो भी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे और MCQs भी डिस्कस करेंगे। ओके डियर व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।